नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। अब से कुछ 24 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। वैसे तो जीएसटी रिजीम शुरू होने के बाद जो महंगा सस्ता होने का जो क्रम होता था और उसको लेकर जो आम लोगों में बजट के प्रति जो जिज्ञासा होती थी वो अब कुछ खत्म सी हो गई है या कम हो गई है। लेकिन बजट का एक नीतिगत पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पे महत्व उसके बाद और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मंडी.com में हम लगातार खेती किसानी की बात करते हैं और आने वाले सालों में ये खेती का रुख किधर जा सकता है, एग्री मार्केटिंग में किस तरह के नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, या जो खेती किसानी से जुड़े जो दूसरे मोर्चे दूसरे पहलू हैं उनमें आने वाले दिनों में किस तरह के जो नए विकास का क्रम शुरू हो सकता है या चल रहा है, इन पर हम ज्यादा खास तौर से चर्चा करते हैं। तो इस लिहाज से मंडी.com में बहुत लाजिमी है कि हम ये बात करें कि आने वाले बजट में कृषि के लिए नीतिगत तौर पे क्या बदल होने जा रहा है और छोटी अवधि हो या मध्यम अवधि या लंबी अवधि, उसके लिहाज से कृषि में आने वाले कुछ महीनों और सालों में क्या नया कुछ देखने को मिल सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज के पहले मेहमान हैं डॉक्टर रणजीत कुमार, जो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रणजीत नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी NAARM में हेड ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डिवीजन हैं, और ये जो संस्था है ये ICAR के तहत काम करती है। और डॉक्टर रणजीत जो एग्री साइंटिस्ट देश के हैं उनको ट्रेनिंग करने का भी काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन होता है वो हम डॉक्टर रणजीत से उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोगों को मिलने वाला है। हमारे आज के दूसरे मेहमान डॉक्टर जगबीर रावत हैं, जिनसे पहले भी मंडी.com में हम कई बार मिल चुके हैं और हम जान चुके हैं कि कृषि में, और डॉक्टर रावत एक एग्री एक्सपर्ट हैं, दशकों से एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं और कई FPOs के साथ बहुत नजदीक से मिलके उनको दिशा निर्देश देना, उनको गाइड करना, इसका काम करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रणजीत, बातचीत की शुरुआत मैं आपके साथ कर रहा हूं। बजट पेश होने जा रहा है और खास तौर से हमने देखा है कि इस सरकार ने पिछले 3, 4, 5 सालों में जो बजट का इस्तेमाल ज्यादातर किया है वो एक नीतिगत दिशा देने के लिए कृषि को किया है। हम कृषि पर ही बातचीत को अपनी सीमित रखेंगे। तो उस लिहाज से अगर देखें, जैसे कई सारी चीजें हमने देखी हैं, हालांकि बड़े बड़े जो कार्यक्रम हैं सरकार के वो बजट के बाद साल के दौरान घोषित होते रहे हैं, लेकिन बजट में सरकार ने एग्री मार्केटिंग हो, या हमने देखा पिछले 2 सालों में जैविक खेती और जीरो बजट खेती की बात की गई, तो एक नीतिगत दिशा देने की हमेशा बात की गई है, काम किया गया है। इस लिहाज से आप जो कल पेश होने वाला बजट है उसे किस तरह से देख रहे हैं? इनफैक्ट खेती कृषि जो है हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 60% लोग जो है इसके ऊपर निर्भर रहते हैं, डायरेक्टली निर्भर रहते हैं उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ये लगभग पूरे इंडिया के जो GVA है उसमें 14 से 15% ये इसका कंट्रीब्यूशन भी रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। डेफिनेटली जो भी बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं तो उसमें इसका एक अहम हिस्सा रहता है बजट का। और जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3-4 साल में जो हम देखे हैं कि जो नीतिगत डायरेक्शन जो मिला है कृषि क्षेत्र को वो काफी अच्छा रहा। वो फसल बीमा योजना हो या सिंचाई योजना हो या PM किसान के अंतर्गत जो पिछले बार ने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 6,000 रुपये जो लघु और सीमांत किसान है उनको देने के लिए एक काफी अच्छा सपोर्ट है उनके लिए, लघु और सीमांत किसान के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे नई नीति अपना सरकार ने लेकर आया था। जैसे पिछली बार सरकार ने किसान रेल शुरू किया था, जिसमें कि पेरिसेबल कमोडिटी जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो कि बहुत जल्दी नुकसान हो सकती है जिस कमोडिटीज का, उसको डायरेक्ट हम कैसे बड़े मार्केट से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कृषि रेल, किसान रेल और एज वेल एज
आपका कृषि उड़ान स्कीम लेकर आया कि ताकि किसान जो है पेरिसेबल कमोडिटीज को हम एक्सटर्नल मार्केट में फॉरेन एक्सपोर्ट करने के लिए उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो लेकर आए गवर्नमेंट ने, और वो काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है और उसका हमें फल भी मिला है। जैसा कि हम देखे हैं कि इस कोविड के टाइम में दूसरे सारे क्षेत्र जो है बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुए, कृषि क्षेत्र पर असर नहीं हुआ, उल्टे देखें तो उसमें एक अच्छा ग्रोथ मिला है, पूरा सपोर्ट दिया पूरे इकोनॉमी को। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और खास बिंदुओं पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, खास जो कार्यक्रम है और कुछ खास तौर पे जो कृषि के अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनके सब सेक्टर्स कह सकते हैं, उन पे भी बात करेंगे कि किस तरह का विकास या किस तरह की घोषणाएं हम उम्मीद कर सकते हैं या किस तरह की घोषणाएं आ सकती हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं कृषि के बारे में। कल पेश होने जा रहे बजट में क्या नई घोषणाएं हो सकती हैं, क्या दिशा हो सकती है उन घोषणाओं की, इसके बारे में हमारे साथ दो मेहमान जो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार जो हेड ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डिवीजन है NAARM हैदराबाद से, और डॉक्टर जगबीर रावत जो एग्री एक्सपर्ट हैं और FPOs के साथ काम करने का एक लंबा अनुभव डॉक्टर रावत का है। डॉक्टर रंजीत, अगर हम इसको अलग अलग हिस्सों में बांटें, जैसे हमने एग्री मार्केटिंग की भी बात की और आपने अपनी जो शुरुआती टिप्पणी थी उसमें सिंचाई योजना जो है या बीमा योजना जो है उसकी भी बात कही है, तो अगर अलग अलग हिस्सों में हम बांटें तो प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट, समय की कमी है तो दो ही हिस्से हम लेके चलते हैं। प्री हार्वेस्ट में जो भी सरकार की ओर से काम हुए हैं, जिसमें कि सब कुछ आ जाता है, जिसमें कि चाहे मृदा जो सॉइल टेस्टिंग का एक अभियान जो बिल्कुल नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के तुरंत बाद शुरू किया गया था 2014 में, वो भी आ जाता है, और सिंचाई योजना और उसके अलावा कई सारी जो नीम कोटिंग यूरिया वाली बात है। तो इस क्षेत्र में खास तौर से किस तरह आगे आप चीजों को जाता हुआ देख रहे हैं? तो जैसा आपने बताया कि जैसे फसल बोने से पहले वाली जो स्कीम, जो चीज किसानों के काम में आ सकते हैं, उसमें से जो गवर्नमेंट का स्कीम है जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है और नीम कोटेड यूरिया है, ये किसान को डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करने में काफी हद तक फायदेमंद रहा है। और इसमें हमारी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसको और थोड़ा सा इसको और उपयोगी बनाएगी कि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो डेटा निकल कर आ रहा है उस डेटा को हम कैसे जो है बैलेंस फर्टिलाइजर यूज में काम आ सके, कैसे फार्मर्स तक वो इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट हो सके। अभी जो इंफॉर्मेशन कार्ड में है किसानों के पास दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे किसान उससे अनभिज्ञ हैं कि उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कैसे करें। तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन निकलने के बाद में जो उसका यूज होना है, उसको यूज कराने में कुछ स्कीम यदि आएगी तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली वो जो है बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करने में काफी हद तक कामयाब होगा, और उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फर्दर डाउन होगा फार्मर्स के लेवल पे। नीम कोटेड यूरिया और जो बैग का साइज कम करने से उससे भी यूरिया का कंजम्पशन कम हुआ है, और वो थोड़ा सा बैलेंस फर्टिलाइजर यूज की तरफ मूवमेंट हुआ है। माइक्रो इरिगेशन जो है, माइक्रो इरिगेशन का तरफ जो है गवर्नमेंट ने काफी अच्छा पिछले 4-5 साल से इन्वेस्टमेंट करवाया है, और उसमें आप अभी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 48% एरिया जो है इरिगेटेड एरिया आ गया है, जो कि पहले अराउंड 40% 38% एरिया था, जिसमें कि बढ़कर 48% 50% एरिया इरिगेटेड हो गया। लेकिन अभी भी काफी स्कोप है उसमें इंप्रूवमेंट करने का। डॉक्टर रंजीत, जो जैसे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात आपने कही है, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के लिहाज से और खास तौर से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप एग्री साइंटिस्ट भी हैं, तो सरकार ने पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर एक नीतिगत तौर पे कम से कम ये बजट में संकेत दिए हैं कि अब सरकार चाहती है कि देश की खेती उस ओर बढ़ना शुरू करे। लेकिन जो किसान हैं उनमें एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि जैविक खेती स्केल ऑफ जो वॉल्यूम है या स्केल ऑफ एग्रीकल्चर है उस पे ये खरी नहीं उतरती है।
इस पे आगे किस तरह से आपको लगता है कि आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे वास्तव में इसको कमर्शियलाइज किया जा सकता है, कमर्शियल लेवल पे इसको चीजें बढ़ाई जा सकती हैं? जो आप जैविक खेती और जीरो बजट दोनों का यदि एक साथ मिला के बात करें, जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी आ रही है, उसमें कुछ इशू ये है, कुछ साइंटिफिक एविडेंस और आने बाकी है, जिसके बेसिस पे हम काफी कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि हर एक एरिया में ये संभव हो सकता है कि इस पद्धति से भी हम जो खेती अभी किसान कर रहे हैं, जो फसल का चॉइस किसान कर रहे हैं, उस फसल में भी उत्पादन हम उसमें कोई पेनाल्टी न लगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे इंडिया में किसान जो है 1 से 2 फसल यदि रेनफेड एरिया में ले लें, जहां पे इरिगेशन की सुविधा नहीं है, किसान एक ही फसल उगा रहे हैं। तो जिस एरिया में जहां पे इरिगेशन उपलब्ध है, वहां पे भी देखना पड़ेगा जितना उत्पादन हमें हो रहा है उतना उत्पादन कम से कम इस पद्धति से भी मिलता रहे। तो जब हम स्केल अप करने की बात करते हैं ये परंपरागत कृषि विकास योजना को और जैविक खेती को, तो उसके लिए है कि मार्केट की उपस्थिति कराना बहुत जरूरी है, मार्केट लिंकेजेस कराना हो। क्योंकि यदि 1-2 साल में इनिशियल ईयर्स में यदि जो उत्पादन में यदि कमी भी आती हो, तो कम से कम उचित मूल्य यदि किसानों को मिलता है तो किसान को कोई नुकसान ना हो। तो ये बहुत जरूरी है कि मार्केट से लिंकेज उसको कराया जाए और फिर दूसरे मार्केट की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। जैविक उत्पादों के लिए बाजार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बारे में शायद कुछ इस बार बजट में भी आए। डॉक्टर रावत, एफपीओज के साथ आप लंबे समय से काम करते रहे हैं और एफपीओ हम देख रहे हैं लगातार कि इस सरकार ने जो चाहे वो एग्री मार्केटिंग हो चाहे फाइनेंसिंग हो, हर लिहाज से कहीं ना कहीं जो एग्री पॉलिसीज हैं, जो कृषि से संबंधित नीतियां हैं, उसमें एफपीओज इस सरकार की नीतियों के केंद्र में हैं। और सरकार ने अभी लक्ष्य भी रखा है कि अगले 5 सालों में 10,000 नए एफपीओ बनाने हैं। इसमें बाजार के विकसित करने के लिहाज से और क्या सुविधाएं आपको लगता है एफपीओज के लिए क्रिएट की जा सकती हैं, खासतौर से जो नए दिशा निर्देश आए हैं एफपीओ के लिए, उसमें और कुछ क्या बदल किया जा सकता है, जो या तो बजट के साथ भी इसकी घोषणा हो सकती है या बाद में भी हो सकती है, लेकिन क्या जरूरतें, क्या गैप्स हैं जिनको लगता है आपको फिल करने की जरूरत? मोनेटाइजेशन में आपने मार्केट व्यवस्था में ये देखना कि हर जगह पैसा मिलता रहे। जी, वित्तीय जो है ना हमारे स्टेट में बजट है, वो ऐसा समझे कि मार्केट इज नॉट अ सिंगल पॉइंट, मार्केट इज प्री हार्वेस्ट में भी मार्केट है, सेल नहीं है। ये व्यवस्था बदल रही है, जो पहले मंडी एपीएमसी था तो सेल था, मार्केट नहीं था, वो विपणन व्यवस्था नहीं थी वो जी। अब है विपणन व्यवस्था जो अब होने की चांस है, चाहे उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, में सुधार चाहिए, लेकिन आड़तीय से अब और ये प्रोड्यूसर की ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आने की चीज दिखती है जी। यानी ये आजादी किसानों को आनी चाहिए और निश्चित तौर पे इस पे काम हो भी रहा है कि किसान ये तय करें कि उनको कहाँ अपने किसान और जी किसान और लीज पे चलने वाले मेरे को दूसरे किसान है 3 से 5 करोड़ लीज जो शेयर क्रॉप लीज पर या जी लीज पर जो लेकर खेती करते हैं, मतलब किसान जो अपने किसान है, यानी जो खेती करता है वो चाहे अपने जमीन पर खेती कर रहा हो चाहे लीज पे जमीन लेके खेती कर रहा हो। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से जी डॉक्टर रावत, अभी वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी टॉक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज कृषि से संबंधित बजट में क्या घोषणाएं आ सकती हैं या कहा जाए कि क्या नीतिगत दिशा देखने को मिल सकती है, उसके बारे में हमारे साथ दो मेहमान जो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जगवीर रावत जो एग्री एक्सपर्ट हैं और खास तौर से एफपीओज के साथ बहुत लंबा अनुभव उनका काम करने का रहा है, और डॉक्टर रंजीत कुमार जो NAARM हैदराबाद में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है उसके हेड हैं। इन दोनों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह की जो दिशा एक नीतिगत दिशा पिछले 4-5 सालों में हम लोगों को खेती में देखने को मिली है, ये आगे किस दिशा में किधर जा सकती है, कैसे जा सकती है। डॉक्टर रंजीत, एक और जो सेक्टर है जिस पर कि हमने देखा है पिछले खास तौर से 3-4 बजटों में काफी जोर दिया गया है, काफी फंड उसके लिए आवंटित किया गया है, वो है जो अलाइड सर्विसेज हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, जिसमें खास तौर से
मछली पालन है, डेयरी है, उसके अलावा कुछ कुछ चर्चा जो अभी कुछ संकेत डॉक्टर रावत ने भी दिया था अपनी बातचीत में कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जो एक चौतरफा प्रयास की जरूरत है, उसमें जो हार्ड कोर खेती है उससे जुड़े हुई जो दूसरी सेवाएं हैं उसको कैसे कैटर किया जा सकता है। इस लिहाज से आप क्या कुछ नया आगे होता हुआ देख रहे हैं और कहां कहां आपको लगता है कि तुरंत एक सरकार की ओर से हस्तक्षेप की जरूरत है? ये आपने बहुत बहुत अच्छा बात उठाई है आज के डिस्कशन में। इनफैक्ट यदि आप पीछे का डेटा देखें तो उसमें पता चलेगा कि किसान का जो इनकम है उसका लगभग 33 से 35% जो है फसल से आती है। बाकी 13 से 15% जो है उसको लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है, जो कि पशु है, मछली है, दूसरी तरफ पोल्ट्री है, ये सारे सेक्टर से उनका इनकम आता है। यदि हम इनकम जो फार्मर्स का इनकम आय बढ़ाना चाहते हैं, दुगना करना चाहते हैं, तो उस सेक्टर का योगदान काफी अच्छा होना है, काफी बड़ा होना है। और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो बजट पेश होने वाला है उसमें उस सेक्टर पे काफी अच्छा ध्यान दिया जाएगा। और उसमें कुछ चीजें जो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ध्यान देगी कि वेटनरी सर्विसेज है ना, जो कि इसका हमारे जानवर जो है लाइव स्टॉक है उनको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का कैसे लिंक करें। हमारे गोट्स एंड शीप है जो स्मॉल रिमिनेंट्स कहलाते हैं, उसमें भी बहुत सारी बीमारियां हैं और जो कि ऐसे लागू और सीमांत किसान वो सब पालन करते हैं जिनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है कि अब इसका भी टीकाकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमारे जो बड़े जानवर है जैसे गाय और भैंस, उसके भी बहुत सारे एरिया है जहां पे भी टीकाकरण नहीं होता। तो ये वेटनरी हेल्थ सर्विसेज को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है रूरल एरिया में। मछली का क्षेत्र है या एपियरी है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे किसान जो है जो लैंडलेस भी है वो भी उस एरिया में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास छोटी सी भी पूंजी की भी कमी हो जाती है और उसके लिए क्रेडिट स्कीम कैसे उनको अवेलेबल कराया जाए। पिछले बजट में भी गवर्नमेंट ने कुछ बात की थी क्रेडिट कार्ड स्कीम लाने के लिए। वो सारे किसान को जिनके पास लैंड नहीं है, जो खेती नहीं कर रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना वो बहुत जरूरी होगा ताकि किसान का इनकम जो ऑगमेंट किया जाए अदर देन क्रॉप सेक्टर से रिलेटेड भी। तो ये कुछ बिंदु है जहां पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जी डॉक्टर रावत, समय अब काफी कम बचा है, इसलिए आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं चाहूंगा इसी विषय पर, खास तौर से क्योंकि हरियाणा में हमने देखा है पिछले कुछ समय में मछली पालन के लिहाज से बहुत बड़ा काम हुआ है, काफी सारे किसानों ने मछली पालन को अपनाया है और हमारे इसी कार्यक्रम में हमने ऐसी भी स्टोरीज की हैं जिसमें 3 गुने से 4 गुने तक की वृद्धि उनकी आमदनी में हुई है। तो इस लिहाज से, क्योंकि आप किसानों से और एफपीओज के साथ भी काम कर रहे हैं, क्या नई चीजें इसमें हो सकती हैं और किस तरह से किसान इसमें आगे बढ़ सकता है? खासकर जो ब्लू रेवोल्यूशन हरियाणा में फ्रेश वाटर नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में, फ्रेश वाटर फिशरीज में। झींगा मछली पालन में हम अगले साल 3 साल में 1500 से 75 टन पंजाब और हरियाणा को इंटीग्रेट करके चल रहे हैं। बातों को मैं साथ हूँ, एक तो हमारा ये एक्सपोर्ट में ले गए हम डायरेक्टली। दूसरा, हम लोग जैसे लाइव स्टॉक का है वो ऑलरेडी आगे है, लेकिन जीनोमिक्स जो हमारा सीमेन है, डीडीए है या उसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उसमें हमें काफी आगे जाने की जरूरत है। बीमारियों के साथ वैक्सीनेशन का जो फोकस है थोड़ा ठीक है हरियाणा में कंट्री के किसी भी पार्ट के मुकाबले में, लेकिन उसमें भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एक और बड़ा जो फोकस चाहिए आपकी प्रोड्यूसर कंपनीज के हाथ में हमें बागडोर देनी पड़ेगी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि भी व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके 3 पदमश्री हरियाणा में मिले हैं, सोनीपत, पानीपत और करनाल, तीनों जिले नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए हैं। तो हमें ऐसा इंटीग्रेशन हरियाणा में दिखता भी है। एक ऐसी स्थिति दिख रही है हरियाणा की, विशेष आर्थिक क्षेत्र कृषि पे बढ़ने का हमारे स्टेट का दृष्टिकोण है कि कृषि में ही विशेष कृषि या कृषि से जुड़े हुए फार्म, नॉन फार्म को जोड़कर विशेष आर्थिक क्षेत्र इन्वेस्टमेंट की फोकस किए जाए। तो हरियाणा में एक चीज और मैं आपके पीछे हुई है वो याद दिला देता हूँ।
स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम ऑफ हरियाणा बेस्ट रनिंग है पूरे कंट्री में कंपेयर टू इवन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की कोई भी स्कीम्स है। जी पूरे देश को देखना चाहिए हरियाणा से। जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर रंजीत कुमार और डॉक्टर जगवीर रावत, और आपने चर्चा की हमसे इस बारे में कि कृषि के लिए बजट में क्या हो सकता है और इन जनरल कृषि के लिए देश में अगले कुछ महीनों सालों में किस तरफ की दिशा लेकर बढ़ा जा सकता है ताकि एक अच्छा विकास हो और किसानों की आमदनी में अच्छी ग्रोथ हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो ये थे आज के हमारे दोनों मेहमान जिनसे हम चर्चा कर रहे थे कृषि क्षेत्र पर, खास तौर से जो बजट पेश कल होने वाला है उसके संदर्भ में। लेकिन फिलहाल अब मंडी.com की चर्चा से आज मुझे दीजिए इजाजत। हालांकि बने रहिए हमारे साथ क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।